नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपराध की एक और घटना बताऊंगा जो 1996 की है। 1996। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 दिसंबर 95 को लखनऊ में सीओ महानगर के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। लखनऊ प्रदेश की राजधानी और मेरी नई नई सर्विस। मैं आजमगढ़ में सीओ सिटी था, वहाँ से लखनऊ आया था। पुलिसिंग के लिहाज से मैं लखनऊ पहले कभी नहीं आया, मेरी कोई रिश्तेदारियाँ भी यहाँ नहीं थी। और ट्रेनिंग के समय एक बार जब डीजी ऑफिस में बुलाया जाता है, दिखाया जाता है समझने समझाने के लिए, उसके सिवा मैं कभी लखनऊ आया भी नहीं था। आज एपिसोड 302 है। 302 से आप समझ गए होंगे, आईपीसी में 302 की धारा हत्या के मामलों में लगती है। मैंने ज़्यादातर हत्या की ही घटनाएं आपको बताई हैं और हत्या के बारे में ही आपको 302 धारा 302 के बारे में बताया है। आज शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं मैं कि ये घटनाएं उस ज़माने की हैं जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जब रिकॉर्ड्स के लिए, यानी अगर हमको किसी अपराध की घटना के बारे में जानकारी चाहिए तो ना इंटरनेट थे, सिर्फ अखबार का सहारा था, या हमारे थानों में जो रिकॉर्ड्स, जो रजिस्टर्स रहते हैं, उनका सहारा था। परमानेंट 73 रजिस्टर हर थाने में उत्तर प्रदेश के हुआ करते हैं, जिसमें गैंगस्टर का रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर, विलेज क्राइम नोटबुक जिसमें हिस्ट्री शीट होती है, ये सब रजिस्टर्स ऐसे हैं जिनमें कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर संबंधित थाने से, थानों के टेलीफोन के माध्यम से पता करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ लखनऊ आने के बाद मैंने अपनी पुरानी डायरी, पुरानी पेपर कटिंग, उस समय बड़ा शौक होता था लोगों को पुरानी पेपर कटिंग रखने का। पुरानी का मतलब जैसे आज घटना कोई निकली है, पेपर कटिंग रख ली, कल फिर देखा अखबार उसमें, कल फिर पेपर कटिंग लिख ली, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। आज आपको मेल में समाचार मिल जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। नए लड़के जो पुलिसिंग का काम शुरू कर रहे हैं, किसी रैंक के हों, आईपीएस हों, पीपीएस हों, सब इंस्पेक्टर हों, वो हर समाचार का फोल्डर, मर्डर का अलग, लूट का अलग, डकैती का अलग, किडनैपिंग का अलग, इससे संबंधित जो भी समाचार उनको बाहर से भीतर से मिलते हैं वो अलग रखते हैं, और कभी जब उनके सामने इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसमें निकाल कर देख लेते हैं। उस दौर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसमें हम अपनी मेमोरी के लिए कोई रिकॉर्ड रख सकें सिवा अखबारों के कतरन के। तो इसलिए जो मैं आपको बातें बताऊंगा, कुछ अपनी याददाश्त से, कुछ अखबारों की कतरन से, और जितनी चीज़ें बताऊंगा वो सब वही हैं जो या तो पुलिस के रिकॉर्ड में हैं या अखबारों में हैं। उसके अलावा कहीं कोई सूचना का साधन नहीं था। बड़ी घटनाएं उस समय हुई थीं और बहुत बड़ी घटनाएं हुई थीं। ये वाक़या 3 फरवरी 1996 का है। लखनऊ के बिल्कुल बीच में, हज़रतगंज में। थाना वैसे इसका हुसैनगंज लगता है, लेकिन बिल्कुल मेन रोड पर स्टेशन से आप हज़रतगंज या विधानसभा की तरफ जाएंगे तो एक ओसीआर बिल्डिंग पड़ती है, ओसीआर, ओल्ड काउंसलर्स रेजिडेंसेस। पहले कभी वहाँ पर पुराने काउंसलर्स, एमएलएज, एमपीज़ के बंगले रहा करते होंगे। उसको तोड़वा के एक बहुमंजिली इमारत बनी है जिसमें विधायक, स्थानीय जो एमएलसी होते हैं, या ऐसे कोई राजनीतिक व्यक्ति को वो अलॉट होता है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ी विधानसभा है, 400-450 विधायक हैं यहाँ पर, एमएलसी बड़ी संख्या में हैं। इनको सरकारी आवास या तो दारुल शफा में या ओसीआर में, इन्हीं में सरकारी फ्लैट्स मिलते हैं। इसके अलावा विधानसभा के आसपास हज़रतगंज में बड़ी बड़ी जो कोठियाँ हैं वो मिनिस्टर्स को आवंटित की जाती हैं। तो
3 फरवरी 1996 को OCR बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत है ये, इसमें से रात में किसी समय बोरी में बंद एक लाश ऊपर से नीचे फेंक दी गई। 4 फरवरी 96 की सुबह मैसेज पास हुआ कि विधायक निवास OCR बिल्डिंग में फर्श पर ऊपर से फेंकी हुई एक लाश बोरी में बंद मिली है। घटना सनसनीखेज थी, स्थान बहुत सनसनीखेज था, बहुत इम्पॉर्टेंट था। और उस ज़माने में एक आदेश था कि अगर इस तरह की कोई बहुत ही सनसनीखेज, बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत हीनियस क्राइम होता है तो उस थाने के आसपास के थाने जिनसे सीमाएं लगती हैं वो लोग तुरंत पहुंच जाएंगे और उनसे संबंधित अधिकारी भी तुरंत पहुंच जाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा चैलेंज लखनऊ में रहा है और हमेशा रहेगा। कारण उसका ये है कि कहीं प्रदेश के किसी भाग में कोई बात हुई तो उसका धरना, प्रदर्शन, विरोध, लोकतांत्रिक विरोध, अदरवाइज भी लोग भीड़ इकट्ठा करके वहाँ आते हैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। वही हुआ। 4 फरवरी 96 को सब लोग पहुँच गए। मैं CO महानगर था, सर्किल हजरतगंज का बॉर्डर का सर्किल हमारा, मैं भी भाग के सुबह सुबह पहुँचा। विधायक निवास कि उस बहुमंजिली इमारत में पीछे की तरफ एक बोरी गिरी हुई थी जो गिरने से वेट की वजह से फट गई थी। संबंधित सब इंस्पेक्टर ने उस बोरी को खोला। उसमें एक रक्त रंजित लाश जिसका सिर नहीं था वो उसमें पड़ी हुई थी। ये देख के और सनसनी हो गई। उसमें जितने विधायक, MLA, MLC और जो भी उसमें रहते थे लोग सब नीचे आ गए। भारी भीड़ हो गई और पुलिस भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच गई। ये सरकटी लाश एक जूट के बोरे में थी। उस ज़माने में ये प्लास्टिक के बोरियों का चलन नहीं शुरू हुआ था। आपको बोरों में जो सामान मिलने वाला है, गेहूँ, चावल, चीनी, ये सब जूट के बोरों में आया करता था। उस ज़माने के लोग जिन्होंने वो ज़माना देखा है, हमको सुन रहे होंगे, वो अंदाज़ लगा लेंगे कि किस तरह उस समय बोरियां हुआ करती थी। 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद पुलिस ने दौड़ धूप कर ये पता कर लिया कि 7वें तल से ये बॉडी बालकनी से फेंकी गई है। फिर अगले 1 घंटे में पुलिस 7वें तल पे बहुत ढेर सारे फ्लैट्स हैं, ढूंढते ढूंढते ये भी पता लग गया कि ये बॉडी 706 B, टावर B है उसका OCR बिल्डिंग का, बिल्कुल लबे रोड है स्टेशन से विधानसभा जाने वाली रोड पर, विधानसभा से थोड़ा पहले दाहिने हाथ की तरफ, कि ये फ्लैट नंबर B 706 से निकालकर बालकनी तक लाई गई है और वहीं से फेंक दी गई है। एक बालकनी बाहर की तरफ खुलती है, एक उसी फ्लैट में भीतर की तरफ खुलती है। बहरहाल ये तय हो गया कि B 706 से ये लाश फेंकी गई है। उस फ्लैट में ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा गया। भीतर काफ़ी अच्छी सफाई की गई थी, लेकिन फिर भी चद्दर को हटाने के बाद गद्दे पर खून, बहुत बड़ी मात्रा में खून जमा हुआ मिल गया। वहां आसपास बहुत तलाश की गई, लेकिन उस सरकटी लाश का सर नहीं मिला ताकि उस लाश की पहचान की जा सके। अखबारों के लिए मसाला पर्याप्त था। उस जमाने में जिस किसी के पास अभी भी वो अखबार उनके पास हो, 1996 के फरवरी के, उसमें देखेंगे मोटी मोटी हेडिंग फ्रंट पेज की कि साहब सरकटी लाश का कुछ नहीं पता लगा, मरने वाले का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। टीवी चैनल्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े टीवी चैनल्स थे, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत इस तरह की खबरें आने लगीं। अखबार रंगे रहते थे। अखबारों ने अपनी तरफ से कयास लगाया कि इस तरह सर काटना, ये बलि देने की बात हुई है, ये बलि का मामला है, ऐसा उन्होंने छापना शुरू कर दिया। कोई वरिष्ठ अधिकारी इस पर बोलने को तैयार उस समय नहीं था,
तो जो मिल गया मौके पर, अगर उनको कोई दरोगा जी मिल गए तो उन्हीं के बयान से बता दिया कि साहब ऐसा लगता है कि ये बलि चढ़ाई गई है। चूंकि ताला बाहर से बंद था तो ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए जानना जरूरी था कि किसके किसके पास इसकी चाबी रहती है। ये फ्लैट पूर्व विधायक गोपाल काली के नाम आवंटित था। पहले वो विधायक थे, उसके बाद के जो इस कंटिन्यूइंग सेशन में वो विधायक नहीं रहे थे, उन्हीं के नाम आवंटित था। फौरन से फ़ोन पर कांटेक्ट किया गया। उन्होंने बताया साहब 2 ही चाबियां हैं, एक चाबी मेरे पास है, वो बाहर थे, और दूसरा मनोज शर्मा के पास रहती, इसकी केवल 2 ही चाबियां हैं। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को मेरी चाबी ये मुझे लाकर किसी ने दे दी थी। लोग वहाँ हमारे क्षेत्र के जाते हैं, हमारे जो समर्थक लोग हैं, तो कभी कभी मुझसे चाबी मांग के ले जाते हैं कि वहाँ कहाँ रुकेंगे, होटल का खर्चा लगेगा, आपके कमरे में रुक जाएंगे, काम कराएंगे और चले आएंगे। और दूसरी मनोज शर्मा के पास, जो वहाँ परमानेंट साफ सफाई करना और उसका केयर टेकर है। लेकिन मनोज शर्मा के बारे में भी ये बताया कि 1 फरवरी को वो पौड़ी चला गया और चाबी लेकर गया, मुझे बता कर गया था कि मैं चाबी लेकर जाऊंगा क्योंकि यहाँ चाबी देना ठीक नहीं है। मृतक के शव के साथ जो उसके कपड़े थे उसमें एक रुमाल भी मिली थी। रुमाल को लेकर कयास लगाए जाने लगे, बहुत कयास लगाए जाने लगे अखबारों में, जिसको बाद में गोपाल काली ने कहा कि ये हमारी ही रुमाल थी। शक और गहरा हो गया। पुलिस उसी नरबली की थ्योरी पर काम कर रही थी। उस समय उस थ्योरी में जो अखबारों में सबसे ज़्यादा नाम निकला वो गोपाल काली और उस समय के विधायक रमेश पोखरियाल का नाम था। लोगों ने अखबारों में ये तक लिखना शुरू किया कि जब तक ये दोनों लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक न तो मरने वाले का पता लगेगा न मारने वाले का पता लगेगा। हाथ पांव मारे गए और इसी सिलसिले में रमेश पोखरियाल वहाँ से एक समाचार पत्र लखनऊ से निकालते थे, सीमांत वार्ता। उनके सारे कर्मचारियों के हाथ के प्रिंट भी लिए गए, फिंगरप्रिंट, क्योंकि वहाँ फिंगरप्रिंट्स के सिवा मौके पर उस फ्लैट के भीतर फिंगरप्रिंट्स के सिवा कुछ भी नहीं मिला था। तो इस कयास में कि हो सकता है ये जब इतना अखबारों में हल्ला हो रहा है और इतना लिखा जा रहा है तो हो सकता है इनके कर्मचारियों ने कुछ कर दिया हो, वो फिंगरप्रिंट लिए गए। जब ज़्यादा ही इन दोनों के बारे में लिखा जाने लगा तो ये दोनों ही तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास गए और ये कहा कि हम लोगों का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करिए, जो सही हो उसको पकड़िए, लेकिन ये रोज़ रोज़ हमारे चरित्र हरण की कोशिश जो अखबारों में हो रही है, कृपया बयान देकर इसको रुकवाइए। तत्कालीन एसएसपी ने कहा भी कि नहीं, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, अखबार वाले क्यों लिख रहे हैं, आप लोग भी जरा अखबार वालों से बात करिए। बहुत मतलब उस समय 4-5 दिन तो अखबारों में सिवा इन दोनों लोगों के तीसरे का नाम ही नहीं लिखा। 2 फरवरी की हुई हत्या, 10 फरवरी को यह पता लग पाया कि किस व्यक्ति की हत्या हुई थी, ये सिरकटी लाश किसकी थी। अब आप अंदाज लगाइए, वो समय सरकार की नाक के नीचे गवर्नमेंट, जिसे विधानसभा में जहाँ जो सरकार है, जो जहाँ चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, वहीं पास में राजभवन है, वहीं पास में मुख्यमंत्री आवास है, वहीं पास में दारुल शफा है, वहीं पास में रेलवे स्टेशन है, बहुत बिजी रोड है, और वहीं एक व्यक्ति की सरकटी लाश मिली और हफ्तों लग गई ये पहचानने में या पता करने में कि ये कौन व्यक्ति था। वो व्यक्ति था जो एक सरकारी कर्मचारी था, उसका नाम मदन पाल था, और वो गोपाल काली का सरकारी काम काज कराने का, ऑफिसों में जाने का कांटेक्ट पर्सन था। अपने यहाँ से अगर मान लिया किसी उनके क्षेत्र के किसी समर्थक ने कहा कि साहब मुझे इस काम से लखनऊ जाना है, फलां ऑफिस में काम है, तो इसी को बता दिया जाता था फलां जगह चले जाना, इतने बजे मदन पाल जी मिलेंगे, उनको मेरी ये चिट्ठी दे देना और वो आपकी मदद करेंगे।
तो ही वॉज द कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ मिस्टर गोपाल काली, एक्स एमएलए। फिर बहुत हल्ला हुआ, अरे साहब ये तो इन्हीं का आदमी था और ये इसकी हत्या कैसे हुई, वो फ्लैट में ही मारा गया, नीचे फेंका गया। खैर घर वालों ने कपड़ों से शिनाख्त कर ली। अब मुखबिरों की फौज लगाई गई। सुबह से शाम तक केवल बयान लिए जाने लगे। इतनी 10-12 मंजिल वाली इस इमारत में जितने नौकर काम करते थे, एक एक करके उनके बयान लिए जाने लगे। वहाँ चूंकि विधायक निवास है और वहाँ पर तमाम अपने विधायकों से मिलने उनके क्षेत्र की जनता पूरे प्रदेश से आती है बात करने के लिए। वहाँ पर उस ओसीआर बिल्डिंग के चारों तरफ पीसीओ की भीड़ थी। हर दूसरी दुकान पर एक पीसीओ खुला हुआ था। किसी अखबार में ये छपा कि साहब मारने के बाद हत्यारों ने इन्हीं दोनों में से किसी से संपर्क करके बताया कि काम हो गया। अब ये बिना सिर पैर की बातें अखबारों में छपी रही थी। पुलिस कभी कभी इन बातों से भी गुमराह हो रही थी। सारे पीसीओ खंगाले गए। कई दिन तक पीसीओ खंगाले जाते रहे कि साहब कहीं इन लोगों के लैंडलाइन नंबर पे जहां ये रहते हैं किसी ने बात तो नहीं की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद ओसीआर बिल्डिंग के सामने एक पीसीओ पर एक कोई लड़की बैठती थी। एक कोई उसका प्रेम पत्र इनके फ्लैट में मिल गया। उसी लड़की का नाम लिखा था और अंदाज लगा कि साहब ये वही लड़की है। साहब उसका भी बड़ा हल्ला हुआ। पुलिस कई बार उसको उठा के ले गई, उसे बहुत परेशान किया। हालांकि मैं बता दूं बाद में ये फर्जी प्रेम पत्र निकला था। उस लड़की का इस पत्र से कोई लेना देना नहीं था। हत्यारों ने ही ये प्लांट कराया था। उस जमाने में आज तो सीडीआर आप निकाल लेते हैं, किन किन से बात हुई, आपको मोबाइल मिल जाएगा, आपको फ़ोन बुक मिल जाएगी। उस समय हर आदमी के पास एक छोटी डायरी हुआ करती थी, चाहे वो छोटी स्पाइरल हुआ करती थी या कड़े कवर वाली छोटी डायरी जिसको टेलीफोन डायरी कहते थे। ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा काम धाम पड़ता था, पॉलिटिकल लोग या बड़े अधिकारी या थाने के लोग, वो टेलीफोन नंबर एक जगह लिखा करते थे। चाहे नॉर्मल डायरी के पीछे सारे नंबर लिखे होंगे या टेलीफोन की छोटी डायरी होगी, उसमें जितने लैंडलाइन नंबर उनको मिलते थे बात करने के लिए वो सब लिखे रहते थे। पुलिस सबसे पहले टेलीफोन की डायरी पर टूट पड़ती थी कि किसका किसका नंबर है। किसी बदमाश का नंबर मिल जाए उसमें, किसी अधिकारी का नंबर मिल जाए उसमें, तो ये कहानी बन जाती थी अखबारों में कि फलां अपराधी के पास या फलां के पास जो डायरी मिली उसमें फलां फलां लोगों के नंबर भी थे। तो इन 200-250 लोगों से जिनसे बातचीत की गई उनकी सबकी टेलीफोन डायरियां इकट्ठा की गई, पुलिस के पास इकट्ठा थी। और एक सब इंस्पेक्टर सिर्फ इसी काम पे लग गया कि वो उसको वेरीफाई करे कि ये नंबर किसका है, किसके नाम है, कौन उठाता है इसे, कौन कौन वहाँ रहता है और कौन कौन वहाँ फ़ोन से उनसे बात करता है। इसी तरह की एक डायरी में एक नंबर निकला मवाना मेरठ का, जो अशोक पंडित उर्फ अशोक शर्मा का था। ये बताया गया कि ये गोपाल काली के समर्थक हैं और जिसके टेलीफोन डायरेक्टरी में वो नंबर मिला था उसने ये बताया कि उसी पीरियड में यानी 1, 2, 3 फरवरी में ही ये किसी आरडी शर्मा का ट्रांसफ़र कराने यहाँ आए थे। उन्होंने 2-3 दिन वेट किया। 1 तारीख को गोपाल काली जी ने आने के लिए कहा था लेकिन वो नहीं आए और फिर वो भी चला गया। दबिश दी गई, 2 दिन प्रयास किया गया। चूंकि सब लोग बुला के लाए जा रहे थे, पूछे जा रहे थे भाई आपका नंबर फलां के पास कैसे है, आपकी उनसे क्या बात होती है। इसी तरह पुलिस आगे बढ़ रही थी। अशोक शर्मा और अशोक पंडित को जब काफ़ी वहाँ मवाना में पकड़ने के बाद टाइट किया गया तो उसके पास से उस समय घटना के समय पहने गए रक्त रंजित कपड़े बरामद हो गए। पुलिस कस्टडी रिमांड में उसे लखनऊ लाया गया। पुलिस कस्टडी रिमांड
अप्लाई करते समय पुलिस ने कहा कि साहब मृतक का सिर नहीं मिल रहा है और इसको रिमांड पे दिया जाए, ताकि हम मृतक का सिर इसने दिलाने के लिए कहा है, कहाँ इसने फेंका है बताया है, ताकि हम उसकी बरामदगी करा सकें। मजिस्ट्रेट ने आदेश किया, उसमें स्पष्ट किया कि कोई थर्ड डिग्री नहीं होगी, कोई मारपीट नहीं होगी, कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। 3 दिन की रिमांड पर उसको पुलिस को दे दिया गया। वो वहाँ से आया, लखनऊ उसको लाया गया। इस बीच में उससे पूछताछ की गई। पहले तो वो पुलिस को इतना उसने भटकाया, इतनी कहानियाँ सुना दी कि पुलिस परेशान हो गई, पुलिस भी अचकचा गई। फिर वही हुआ जो होना था, जो पहले ज़्यादा होता था अब तो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि बहुत चीज़ें क्रॉस चेक करने के लिए मिल गई हैं। पहले जब कुछ नहीं होता था तो सिर्फ श्रेणीबद्ध पूछताछ ही होती थी। चूंकि पुलिस कस्टडी रिमांड में था तो संभाल के, ताकि कल को मेडिकल कराने के बाद ये ना आ जाए कि साहब फलां जगह चोट है, जबकि मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट आदेश किया था कि कोई मारपीट नहीं की जाएगी, कोई थर्ड डिग्री प्रयोग नहीं किया जाएगा। बहरहाल वहाँ जब वो पूछताछ श्रेणीबद्ध वाली की गई बहुत हिसाब किताब से, तो फिर उसने स्वीकार किया कि मैंने उसकी हत्या की है। उसने कहा कि जब गोपाल काली अपने फ्लैट पे नहीं रहते हैं तो वहाँ मदन पाल, एक नौशाद और कभी कभी जो चला गया मनोज शर्मा जो उनका केयर टेकर था, ये सब मिल के शाम का खाना बाहर से मंगा के वहीं शराब पीते हैं। ये बात भी किसी अखबार में मैं फ़ोटो के उस ज़माने में छपी थी कि इंस्पेक्टर हसनगंज ने जब वो फ्लैट की तलाशी ली थी तो उसमें बहुत ढेर सारी शराब की खाली बोतलें, भरी बोतलें और तमाम और आपत्तिजनक चीज़ें मिली थी, जिनको जिसके लिए अखबारों ने लिखा था कि यह अय्याशी का अड्डा था। उसने बताया कि उस दिन भी मैं, नौशाद और मदन पाल, चूँकि मदन पाल कॉन्टैक्ट पर्सन था, जब भी किसी काम के लिए विधायक जी लखनऊ में न हों, उनसे कहा जाए तो वो कहते थे मदन पाल से मैं चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ, मदन पाल तुम्हारा काम करा देगा। तीनों इकट्ठा शराब पी रहे थे। इसी बीच में अशोक पंडित और अशोक शर्मा ने मदन पाल से कहा कि तुम दलाल हो, दलाली से पैसे कमाते हो, इसका काम उसका काम, फर्जी लेटर हेड पर विधायकों के और डिपार्टमेंट में जहाँ काम कराना है वहाँ जाते हो, धमकाते हो। शराब की उसी झोंक में मदन पाल ने अशोक पंडित को थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, नौशाद और अशोक पंडित मदन पाल पे पिल पड़े। सब्जी काटने वाले चाकू से उसे इतना मारा कि थोड़ी देर में वो ठंडा हो गया। खून उसका बह के कहीं फ्लैट के दरवाजे के बाहर न चला जाए कि कोई विधायक देख ले या कोई विधायक का समर्थक देख ले, दूसरे विधायक उसको बार बार कपड़ों से सुखा के और बाथरूम में फ्लश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद में, घंटे 2 घंटे में खून का जमना शुरू हो गया। इन्होंने रात काटी, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कहीं इस बीच में विधायक जी आ गए तो बड़ा आफत हो जाएगी, किसी ने देख लिया तो भी आफत हो जाएगी। बाहर से ताला बंद करके ये सब टहलते रहे। अगले दिन सिंचाई भवन के सामने एक वहाँ साप्ताहिक बाजार लगती है, जो आज भी लगती है, आज की तारीख में भी। हमारे ख्याल से पिछले 50, 60, 70 सालों से लग रही है। हमारे ख्याल शनिवार या इतवार को लगती है, शनिवार को शायद लगती है वो बाजार। उसमें सारे घरेलू सामान मिलते हैं। वहाँ से ये एक बड़ा चाकू और एक बोरी खरीद कर लाए। उस साप्ताहिक बाजार में आज भी चक्कू, छुरी, ये सब की दुकानें आज भी लगती हैं। बड़े छोटे हर साइज़ के चक्कू जो देशी बनाते हैं लोग, ये उसकी उस तरह की बाज़ार है। गांव की बाज़ार होती है, लेकिन 3 बड़ी फेमस बाज़ार हैं लखनऊ में, बता दूं। एक तो बुद्ध बाज़ार है जो महानगर में लगती है, निशातगंज चौराहे पर। वो आज भी बुद्ध को लगती थी, जब मैं गया था तब भी लगती थी, और आज से 50 साल पहले भी लगती थी। गांव की छोटी मोटी ज़रूरत की सारी सामान, गरीब लोगों की, गरीबों की मार्केट कहते हैं। पुराने कपड़े, नए कपड़े, कपड़ों के पीस,
दूसरी ये सिंचाई भवन के सामने कैंटोनमेंट रोड पर, और तीसरी नक्खास में संडे को। ये स्थानीय साप्ताहिक बाजार हैं जो शहर के भीतर लगती हैं। इसके अलावा बाहर बहुत ढेर सारी बाजार, बल्कि चलन है हर जगह एक एक हफ्ते में एक दिन बाजार लगने का। वहां गए, वहां से एक बड़ा चाकू ले आए, एक बोरी ले आए। चाकू से उसके सिर को धड़ से अलग किया। बोरे में धड़ भरते समय इन्होंने जो डबल बेड था वहां फ्लैट पर, सिर को उसके ऊपर रख दिया। उसे अच्छी तरह से बांधा, फिर सिर और चाकू को उसी चद्दर में जिसमें ब्लड लग गया था डबल बेड पे लगने पर, उसमें बांधा। रात का इंतजार किया। धड़ वाले पोर्शन को जो बोरे में बंधा था उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। इस बीच में पूरे घर की अच्छे से सफाई की। जो चद्दर जिसमें उन्होंने ब्लड लग गया था उसको लपेट के ले जाने लगे, उसके ऊपर दूसरा चद्दर बिछा दिया। नीचे वाला खून सूख गया था, या इन्होंने ध्यान नहीं दिया, या जल्दबाजी में ये ट्रेल छोड़ गए। वहाँ से ये सीधे आए। स्टेशन से पहले राइट हैंड को एक पीसीएफ की बिल्डिंग है। पीसीएफ की बिल्डिंग के सामने, वो उदयगंज का इलाका है, एक बहुत बड़ा गंदा नाला है। वहाँ उस चद्दर में लिपटे हुए सिर और चाकू को वहाँ फेंक दिया। उसके बाद ये रेलवे स्टेशन चला गया। नौशाद तो वहीं से निकल गया, सिर और चाकू लेकर अशोक पंडित गया, और ये वहाँ से रेलवे स्टेशन गया। रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद चला गया 3 फरवरी को, और फिर इलाहाबाद से 6 फरवरी को लौटकर मवाना पहुंच गया। पुलिस कस्टडी रिमांड सिर्फ इस बात के लिए ली गई थी कि सिर का पोर्शन जो इसने फेंका है वो बताएगा। उसने जिस जगह फेंकना बताया था वहाँ कम से कम 20 आदमियों को लगाकर 4 घंटे तक नाले के कोने कोने उसी कीचड़ में ढूंढा गया। चाकू तो मिल गया, सिर आज तक नहीं मिला। अब आज की घटना। मैंने पूरी घटना बता दी कि कैसे हुआ था। अब इसकी विवेचना क्या हुई होगी, आप इसका अंदाज लगाइए। सिर्फ गवाहों के बयान पर पूरी विवेचना हुई। जिस जगह गवाह नहीं मिलते हैं उस जगह पुलिस गवाह खड़ा करती है, क्योंकि वो फिर चेन नहीं बनेगी, और फिर अदालत में प्राइमा फेसी ही जब केस खराब हो जाएगा, छूट जाएगा, तो पुलिस को दिक्कत होती है। मृतक का सिर आज तक नहीं मिला। चाकू वो कौन सा था और कौन सा बरामद हुआ, कोई कंफर्म नहीं कर सकता, कोई क्रॉस चेक नहीं कर सकता। अशोक शर्मा उस समय कहाँ था, वो वहाँ से कब निकला, कब चाकू खरीदा, कब सिर काटा, सिर्फ गवाहों के बयान पर है। अब आप सोचिए, इस बात से कंफर्म किया गया कि चाकू खरीदा गया कि चाकू वाले की दुकान पर चाकू बेचने वाले से पूछा गया कि फलां तारीख को, जो बयानों में है, फलां तारीख को तुम्हारे यहाँ से बड़ा चाकू खरीदा गया। उनका सब खरीदा गया। अब ये नहीं पूछा गया उसे कि कितने खरीदा गया, किसने खरीदा। तो उनका साहब है कि लंबे थे, काले थे, सफ़ेद थे, जो भी उसने हुलिया बताया। आईओ ने नीचे लिखा, ये उसी व्यक्ति का हुलिया है जिससे ये चाकू बरामद हुआ है, मतलब जिसने ये दफ़ा 27 की रिकवरी में नाले से बरामद कराया है। नाले से बरामद चाकू पर फिंगरप्रिंट नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि वहाँ जो फॉरेंसिक एविडेंस के नाम पर जो चीज़ें मिली थी फ्लैट में, वो सिर्फ फिंगरप्रिंट थे। गिलासों पे, बोतलों पे, अलमारी के हत्थे पे, किचन में बहुत ढेर सारे फिंगरप्रिंट उठाए गए थे। तो सिर्फ यही एक चीज़ थी जो बार बार जिस पे शक होता था उसका फिंगरप्रिंट लेके उससे मैच कराने चले जाते थे कि लगता है यही था। जब प्रोसिक्यूशन की बात हुई, जब एविडेंस की बात हुई, तो उस
चाकू पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। उनका साहब 10 दिन से नाले में पड़ा है, सड़ गया, गंदगी आ गई, साफ करने पर भी उसमें फिंगरप्रिंट नहीं मिले। अब आप सोच सकते हैं कि प्रदेश की राजधानी में, लखनऊ के दिल हजरतगंज कहे जाने वाले विधायक निवास में एक व्यक्ति की हत्या होती है, लाश का सिर आज तक नहीं मिलता है। विवेचना का क्या हश्र हुआ होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। और पुलिस पर संदेह और शंका करने के बहुत ढेर सारे कारण हैं जो बताया गया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि विवेचना गलत हुई। जब कोई साधन ही नहीं था उस समय, जब मोबाइल नहीं थे, जब सीडीआर नहीं थे, न बीटीएस थे, कुछ नहीं था उस समय, वही मुखबिर, वही गवाह, वही गवाहों के जो पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य हैं, वो, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। ऐसे में एक विवेचना की गई, एक आदमी लाया गया, कन्फेस किया, लेकिन सिर फिर भी बरामद नहीं हुआ। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि तकनीक के अभाव में जितना पुलिस कर सकती थी उसने किया। सही गलत का अंदाज़ा कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया होगा उससे लगाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।